आडो था। उसने एक कैन उठाया और पानी में फेंका। उससे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई अज्ञात जीव पल भर में उससे निगल जाएगा। किसी ने कहा यह कोई डॉल्फिन होगी जो इंसानों के साथ खेल रही है। इतना कहकर उसने हाथ की सारी खाने पीने की चीजें फेंक दी। किसी को नहीं पता था कि यह जिज्ञासा लोगों की जान ले सकती थी। अगले ही पल आडो ने दूर देखा, एक विशाल जीव लोगों की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। लोग यह दृश्य देख भागने लगे, लेकिन वे बच नहीं सके। उन्हें सीधा कई मीटर दूर फेंक दिया गया। फिर वह राक्षस उस चौक की ओर भागा जहां लोग इकट्ठा थे। इतने शिकार देखकर वह जोश में आ गया। उसी समय एक लड़की घास पर बैठी थी। वह एक बूढ़े आदमी से फिल्म की बातें सुन रही थी। उसे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब उसे होश आया तो रात के 11 बज चुके थे। पूरा चौक डर और दुहक से भरा था। लोग एक हॉल में छुपने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे के बाहर केवल एक औरत रह गई थी। राक्षस के दौड़ने से पहले वह सीढ़ियों से कूद पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। मगर जो असेंबली हॉल का हाल था वह भी बदतर था। राक्षस अंदर घुसा और बेझिझक शिकार करने लगा। हॉल का दूसरा दरवाजा बंद था। भीतर के लोग दरवाजे के जरिए चीखने लगे। तभी उस महिला को याद आया कि उसका बेटा अंदर ही रह गया है। उसने आडो से मदद गुहार लगाई। तब एडो और एक विदेशी आदमी ने मिलकर लोगों को बाहर निकाला। फिर विदेशी ने गुस्से में आकर एक ईंट राक्षस पर फेंकी, लेकिन राक्षस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एडो और 2 अन्य लोगों की मदद से एक बड़ा पत्थर उठाकर राक्षस पर फेंका गया। राक्षस को लगा कि उसे बुलाया जा रहा है और वह उनके पीछे दौड़ा। इस बार एडो तेजी से कार की ओर भागा, पर विदेशी भाग नहीं सका। राक्षस ने उसको कुचल डाला। एडो ने उसे बचाने के लिए पेड़ की आत्मा से पत्थर उठाया और फिर राक्षस पर मारा। इस बार वह सीधा उसकी गर्दन पर लगा। राक्षस दर्द से चिल्लाया और आडो का पीछा करने लगा। भागते हुए एडो ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दूर दौड़ा। अफरा तफरी में वे गिर गए। जब वह उठा उसने महसूस किया कि उसने किसी और की बेटी का हाथ पकड़ रखा है। आडो स्तब्ध रह गया और तभी उसने देखा कि राक्षस उसकी बेटी को पकड़ चुका है। वह उसे लेकर हान नदी में कूद गया और धीरे धीरे नदी पार कर डूब गया। राक्षस लापता हो गया। आडो के पिता के पास केवल निराशा बची थी। वह कुछ कर नहीं सकता था। जब एडो अभी भी अपनी बेटी को खोने के शोक में डूबा था, तभी उसे इलाके को खाली करने की सूचना मिली। कोरियन सेना ने इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। हान नदी के चारों ओर के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी पीड़ित परिवार रात को एकत्र हुए। अपने खोए हुए प्रियजनों की तस्वीरें लेकर उन्हें ढूंढने का प्रयास करते रहे। दूसरे चाचा, चाची और दादा के परिवार का हाल भी बेहद दुखद था। स्थिति और खराब होती गई। जो कोई भी उस घटना का चश्मदीद था, उसे आइसोलेशन में रखा गया। पता चला कि वह राक्षस अकेला नहीं था। वह इंसानों पर सिर्फ हमला नहीं करता था, बल्कि एक खतरनाक बीमारी भी फैलाता था। सुबह आडो के साथ जो अमेरिकी अफसर था, वह भी इस राक्षस से लड़ते हुए संक्रमित हो गया। इसीलिए आडो का पूरा परिवार आइसोलेशन में डाल दिया गया। रात को जब आडो को भूख लगी तो उसने चोरी से एक कैन छुपा कर रख लिया। तभी अचानक फोन आया। फोन पर तेज शोर था, लेकिन एडो ने शुआन शू की आवाज सुनी। उसने कहा कि फोन की बैटरी खत्म हो रही है और वह बहुत गहरे सीवर में फंसी हुई है। एडो ने उसकी लोकेशन पूछी, लेकिन फिर फोन कट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी जिंदा है। उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे पागल समझा। उसके चाचा ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन निकाली जा सकती है, लेकिन पुलिस ने कहा यह रोजमर्रा की भाषा नहीं है। क्या तुम जानते हो ये कितना जटिल है? मदद न मिलने पर उन्होंने खुद शुआनशू को ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन एडो के पीले बालों ने उन्हें पकड़वा दिया। भागते हुए वे कार लेकर निकल गए। पिता लाओ पियाओ ने पुराने काले बाजार से हथियार और उपकरण खरीदे। इसके बाद पूरा परिवार इंटरनेट पर वांटेड हो गया। फिर भी उन्होंने शुआनशू को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने खुद को सैनिटेशन स्टाफ के रूप में छुपाया। फिर शुआनशू के बताए अनुसार हर ऊंचे और गहरे सीवर की तलाश शुरू की। समय बीता गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। परिवार थक गया, भूख लगी, तो वे खाने के लिए अपने छुपे ठिकाने पर लौटे। वहीं उन्होंने शुआनशू के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने खाली कुर्सी पर शुआनशू की कल्पना की। वहीं दूसरी ओर शुआनशू गहरे, नम, ठंडे सीवर में भूखी एक मृत शरीर के पास लेटी थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार उसके साथ हो। तभी उसने सुना राक्षस लौट रहा है। वह जमीन पर लेट गई और हिलना बंद कर दिया। राक्षस ने उसे नहीं देखा और वह नया शिकार वहीं छोड़कर चला गया। इस बार वह शिकार एक छोटा लड़का था। शुआनशू ने उसकी जांच की, लेकिन तब राक्षस वापस लौट आया। शुआनशू स्वयं ने लड़के से कहा जमीन पर लेट जाओ। उधर लाओ पियाओ ने दरवाजे से राक्षस को देखा और उस पर निशाना लगाया। जैसे ही गोली चली, राक्षस गुस्से में उछल पड़ा और सीधे उनके ठिकाने पर हमला किया। लाओ पियाओ ने एक बार फिर गोली चलाई और राक्षस को घायल कर दिया। जब परिवार बाहर आया तो राक्षस जमीन पर पड़ा था। दूसरे बेटे ने उस पर हमला किया, लेकिन राक्षस उठकर भाग गया। परिवार ने उसका पीछा किया। बदला लेना जरूरी था। इसी बीच गार्ड्स ने गोली की आवाज सुन ली। राक्षस भागकर पानी में कूद गया। लाओ पियाओ ने बच्चों से कहा तुम भागो, मैं रुका हूँ। उसने एक आखिरी गोली चलाई, मगर वह खाली थी। अब वह राक्षस के सामने था। उसने बच्चों को अलविदा कहा। राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। बच्चों ने देखा उनका पिता नदी में गिर गया और फिर राक्षस के साथ गायब हो गया। एडो ने अपने मरे हुए पिता का चेहरा ढंका और भाई बहन से कहा तुम जाओ शुआनशू को ढूंढो। अब नानी को याद आया कि उसका कॉलेज का दोस्त एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। उसने दोस्त से मदद मांगी। दोनों ने रात में ऑफिस में घुसकर पासवर्ड ढूंढा, लेकिन पुलिस वहां पहले से घात लगाए बैठी थी। दोस्त ने इनाम के लालच में धोखा दे दिया था। फिर भी नान ये ने किसी तरह पासवर्ड खोज लिया और शुआनशू की लोकेशन भेज दी। भागते भागते नानी ब्रिज से कूद गया और पुलिस से बच निकला। अब नानजू उस लोकेशन पर पहुंचा जहां शुआनशू फंसी थी, पर वह राक्षस से
टकरा गया और एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढा संकरा था, राक्षस का आकार बड़ा था, इसलिए नानझू बच गया। आडो को भी लोकेशन मिल गई थी, मगर डॉक्टर ने उसे जबरन सर्जरी की धमकी दी। एडो ने डॉक्टर को हराकर भाग निकला। वह अपनी बेटी को बचाने चला गया। अब सबकी नजरें थीं शुआनशू पर। उसने खुद को बचाने की ठानी, कपड़े जोड़कर एक रस्सी बनाई और ऊपर लटकाई, मगर नीचे की दूरी बहुत ज्यादा थी। तभी राक्षस नीचे आया, भोजन कर चुकने के बाद आराम करने। ये देखने के लिए कि क्या राक्षस सो रहा है, शुआनशू ने एक तिनका उठाया और उसे राक्षस की ओर खींचा। राक्षस में कोई हरकत नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। इससे शुआनशू को एक साहसी विचार आया। उसने उस लड़के को दिलासा दिया कि वह यहीं रुका रहे और हिले नहीं। वह बाहर जाएगा और किसी को जरूर लाकर उसे बचाएगा। फिर शुआनशू कुछ पल रुका, राक्षस पर पैर रखकर चढ़ा और अपने कपड़ों को कसकर थामे रखा। लेकिन तभी राक्षस की पूंछ ने सीधा उसे लपेट लिया और धीरे से जमीन पर पटक। इसी वक्त वह लड़का गुफा से बाहर आ गया और यह दृश्य देखा। डर के मारे उसकी पैंट में पेशाब निकल गया। शुआनशू ने लड़के को दोबारा गुफा में जाने को कहा और उसे बचाने के लिए खुद जान जोखिम में डालकर दौड़ा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि राक्षस ने लड़के को पकड़ लिया। सरकार ने राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हान नदी में विकसित हथियार डालने शुरू कर दिए। सरकार की इस कार्रवाई से बहुत से लोग नाराज हो गए। लोगों ने हान नदी के किनारे पर जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतनी बड़ी भीड़ देखकर राक्षस को लगा। जब उसने देखा कि राक्षस चट्टान पर चढ़ रहा है, सरकार ने तुरंत विकसित हथियार छोड़ दिए। राक्षस जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। आडो दौड़कर उसके पास गया और आखिरकार राक्षस के पेट से लड़की को निकाल लिया। उसके हाथों में एक लड़का भी था। आडो ने देखा कि शुआनशू अब जीवित नहीं रही थी। यह देख उसका दिल दर्द से फट गया। इसी वक्त एडो ने खुद को संभाला। उसने तय कर लिया कि जिसने उसकी बेटी को मारा उसे खून से लथपथ करके मारे बिना नहीं छोड़ेगा। तब नान यी ने फ्लेम थ्रोअर उठाया और राक्षस पर फेंक दिया। राक्षस उसे खदेड़ता रहा। नान यी ने यह मौका देकर आखिरी फ्लेम थ्रोअर निकाला और राक्षस की ओर फेंका, लेकिन वह उसके हाथ से गिर गया। नान यी पूरी तरह टूट गया था, लेकिन तभी दृश्य पूरी तरह बदल गया। एक पेशेवर तीरंदाज जैसा पुरुष पीठ पर फ्लेम थ्रोअर लिए हाथ में तलवार लेकर आया। एनिचा उसने बिना चूके राक्षस पर वार किया। एक ही झटके में राक्षस की पूरी देह आग में लिपट गई। राक्षस दर्द से चीखा और दुनिया से भागने की कोशिश करने लगा। उसने पास ही की ठंडी हान नदी की ओर देखा, जहां वह जाकर आग बुझाना चाहता था, लेकिन तभी आत्मा की शक्ति से भरे आडो ने उसे रोक दिया। आडो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि वह राक्षस वहां न पहुंच सके। इस पल में एक पिता अपनी मरी हुई बेटी के लिए लड़ रहा था। आखिरकार थक चुका राक्षस वहीं गिर पड़ा और मर गया। आडो धीरे से उस दुबले पतले लड़के के पास गया। तभी लड़का जाग गया। बेटी ने अपनी जान देकर उस लड़के को बचाया था और वह लड़का भी एक बेघर अनाथ था। शायद यही दुनिया का सबसे अच्छा फैसला था। इस बात से वह लड़का और एडो साथ रहने लगे।